हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का लास्ट यूनिट है, पाँचवा यूनिट, 5 नंबर का यूनिट है। कंप्लीट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यूनिट काफ़ी बड़ा है, पर हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में कुछ महत्वपूर्ण खेलों के बारे में जानने की और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं खेलकूद व शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में। इसमें देखिए, शिक्षण के बारे में बात करते हैं। शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं या साधनों से है जो एक अनुभवी व्यक्ति अपने समाज के अपरिपक्व शिशु तथा सदस्यों को उनके जीवन में अपना समायोजन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। तो वो क्या हो गया? शिक्षण हो गया। शिक्षण का अर्थ संबंध स्थापित करना है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, उचित मार्गदर्शन व सीखने में प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन करता है। शिक्षण विधियों के बारे में देखिए, यह जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने की एक कला है। शिक्षण विधियाँ और पद्धति या विधि वह कला या मार्ग है जिसके सहारे शिक्षक बालकों के भविष्य निर्माण के लिए उनमें वांछित परिवर्तन ले आने में समर्थ होता है। पद्धति या विधि एक शैली विशेष है जिसके सहज ही बालकों के व्यक्तित्व को लचीला बना करके आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जा सकता है, एक पद्धति, एक विधि से। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के महत्व को लेकर के कुछ बिंदु। शिक्षण विधियों का पहला महत्व है, विधियां बालक के सीखने का वातावरण बनाती है, उसका जो माहौल है वो क्रिएट करती है सीखने का। और दूसरा है, विधियां विषय वस्तु को सरल व सुबोध बनाती है। तीसरा बिंदु है, विधियां बालक में वांछित परिवर्तन लाती है। चौथा बिंदु है, विधियां कार्य के प्रति संलग्न तथा कार्य की संपन्नता के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और पांचवा बिंदु है, विधियां चिंतन तथा निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करती है। छठा बिंदु है, विधियां व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। तो ये 6 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं महत्व को लेकर के। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांतों में देखिए, आपको कुल 6 सिद्धांत ध्यान रखने हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है जीवन के साथ संबंध जोड़ने का सिद्धांत, चौथा है चयन का सिद्धांत, पांचवा है पुनरावर्तन का सिद्धांत, छठा है विभाजन का सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो पहली विधि है आदेश विधि। यह विधि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में एक हरकत या एक मूवमेंट को हासिल करना होता है। यह विधि मुख्यतः कैलिस्थेनिक व्यायाम जैसे पीटी, डंबल्स, लेजियम, परेड, रैली, कक्षा संरचना आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि का उपयोग ताल व लय के साथ भी किया जाता है, जिसमें बैंड की ध्वनि या आधुनिक गैजेट्स पर व्यायाम किए जाते हैं। आदेश विधि द्वारा आदेश देने पर सभी बालकों द्वारा एक साथ हरकत होती है तथा आदेश के अनुसार एक समान प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो ये आदेश विधि आपको ध्यान रखनी है, कुछ बिंदु। इसके बाद में बात करते हैं प्रदर्शन विधि के बारे में। प्रदर्शन विधि में देखिए, यह विधि किसी क्रिया या हरकत को प्रदर्शित करने तथा दिखाने के लिए शारीरिक शिक्षा खेलकूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में प्रदर्शन के लिए बालकों के सामने पूरी क्रिया या स्किल या हरकत मूवमेंट को प्रदर्शित किया जाता है और फिर वो प्रदर्शन विधि के द्वारा सीख जाते हैं। उनको दिखाना पड़ता है कि क्या विधि है, तो उस विधि के अनुसार। पहला बिंदु इसमें ध्यान रखना है कि प्रदर्शन विधि का उपयोग करते समय शिक्षक बच्चों को इतनी दूरी पर खड़ा हो कि सभी बालक प्रदर्शित कौशल को आसानी से देख सके। सभी बालक शिक्षक क्या क्या विधि अपना रहा है तो उसको देखने के लिए तो थोड़ा दूरी बना करके खड़ा रहे, और शिक्षक की आवाज़ सभी बालकों तक पहुंचती होनी चाहिए। प्रदर्शन के साथ साथ मौखिक व्याख्या भी बताई जानी चाहिए। प्रदर्शन के समय एक बालक का ध्यान आकर्षित ना करके पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित करें, पर्टिकुलर एक बालक पर फोकस ना करें, कंप्लीट क्लास को ही एक जैसा मान करके कंप्लीट क्लास को सिखाएं। और अगला बिंदु है, प्रदर्शन के समय बालकों की आंखों पर सूर्य की सीधी रोशनी ना गिरे। छठा बिंदु है, प्रदर्शन के समय कौशल या हरकत का गलत प्रदर्शन ना करें। कौशल के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के पश्चात ही प्रदर्शन करें। प्रदर्शन के समय कक्षा संरचना के ठीक हो, यानी छोटे बालक आगे बड़े पीछे, ताकि सभी बालकों को प्रदर्शन ठीक दिख सके। पुनः प्रदर्शन की जरूरत हो तो पुनः प्रदर्शन दिखा देवें। तो इस तरह से ये कुछ विधि आपको प्रदर्शन विधि में ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण अंश पूर्ण विधि। पूर्ण अंश पूर्ण विधि ये क्या है? शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में किसी कौशल या हरकत को सिखाने के लिए यह विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को 4 भागों में बांट करके कौशल को सिखाया जाता है। पूर्ण विधि, अंश विधि, अंश से अंश विधि, अंश पूर्ण विधि। तो ये 4 प्रकार में बांट करके, 4 भागों में बांट करके सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विधि को लेकर के। किसी भी कौशल को सिखाते समय सबसे पहले उस कौशल का बालकों के सामने पूर्ण प्रदर्शन करके बताया जाए, ताकि बालकों के मस्तिष्क में पूरे कौशल का चित्र बन जाए। दूसरा भाग है अंश विधि का। पूर्ण विधि के बाद में कौशल को अलग अलग भागों में बांट करके एक भाग को समझाएं, सिखाएं
तथा इस प्रकार सभी विभक्त भागों को अलग अलग सिखाएं तथा बताएं, साथ ही प्रत्येक भाग का प्रदर्शन भी करें। तो अंश विधि का मतलब क्या है कि पार्ट में डिवाइडेड कर करके टॉपिक को समझाना। अंश से अंश विधि तो कौशल के सभी विभक्त जो भाग हैं उनको सिखाएं या बताने के बाद में पुनः सभी एक एक भागों को जोड़ते हुए सिखाएं, यानी सभी भागों को कौशल को विभक्त किया जाता है। तो पहले तो आप पार्टों में डिवाइडेड करके सिखाएंगे, फिर अंश से अंश को जोड़ते हुए कंप्लीट आप सिखा देंगे। इसके बाद में अंश पूर्ण विधि, तो अंत में कौशल के सभी भागों को मिलाते हुए पूर्ण प्रदर्शन आप कर देंगे। तो ये कुछ विधियां हैं, आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और इसके बाद में अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देखिए, यह विधि विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे तेज गति से सीखते हैं, वह किसी का अनुकरण करके ही सीखते हैं। इस विधि में बच्चों को अपने द्वारा पूर्ण कौशल प्रदर्शन करने के बाद में धीरे धीरे करते हुए अनुसरण करने हेतु कहा जाता है। इस विधि में कक्षा नेता को आगे खड़ा भी किया जा सकता है, जिसका अनुसरण सभी बच्चे करें तथा शिक्षक सुधार करता है। तो अनुकरण विधि का मतलब है अनुसरण करके सीखना, जैसा शिक्षक कर रहा है वैसा वैसा ही बालक रिपीट करेंगे, तो इस तरह से ध्यान रखना है। व्याख्यान विधि जिसमें डिटेल में बताया जाता है, सिर्फ टीचर बोलता है, वहाँ पर टीचर सेंटर्ड विधि है जिसमें टीचर बोलता रहता है और बाकी बच्चे सब सुनते रहते हैं व्याख्यान करके। तो इस विधि का उपयोग शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में बहुत कम किया जाता है, परंतु कौशल के प्रदर्शन के साथ साथ मौखिक व्याख्या आवश्यक होती है। यह बड़े बालकों के लिए उपयोगी होती है। यह ध्यान रहे कि इस विधि का उपयोग लंबे समय तक ना करें, आवश्यकता अनुसार ही करें। यह विधि क्रिया की विशेषता, उद्देश्य, उपयोगिता को समझाने के तौर पर उपयोगी होती है, जिसमें व्याख्या करके समझाई जाती है कि कैसे खेल को खेलना है उस बारे में। और अगली विधि है दर्पण विधि। दर्पण विधि के बारे में देखिए, यह बालकों को उन क्रियाओं को सीखने में प्रयुक्त की जाती है जिसमें दाएं बाएं की अवधारणा होती है। इस विधि में शिक्षक सभी प्रकार अपने दाएं बाएं हाथ या पैर की क्रिया करता है, जिस प्रकार बालकों को करते समय अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अर्थात यदि बालकों को बाएं पैर दाईं ओर रखना है तो शिक्षक अपना दायां पैर बाईं ओर निकालता है। तो इस तरह से दर्पण विधि, जिसमें बच्चा किस तरह से करेगा उसको लेकर के ही शिक्षक शारीरिक जो भी व्यायाम होगा तो उसको उसी हिसाब से करे कि बच्चा उसको अच्छे से सीखे कि कौन सा हाथ कैसे उठाना है, कैसे करना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं खेलों के बारे में। सबसे पहला खेल है कबड्डी के बारे में। देखिए, कबड्डी का इतिहास, खेल का इतिहास देखिए, यह खेल ग्रामीण परिवेश में अधिक लोकप्रिय है। इसमें शारीरिक क्षमता दक्षता रखने वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें चुस्ती, स्फूर्ति व दमखम की आवश्यकता होती है। इसकी लोकप्रियता के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाने लगा है। इसे एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया है। यह कम खर्चीला खेल है। भारत में इस खेल का शुभारंभ हुआ तथा भारत इस खेल में लगातार विश्व चैंपियन रहा है। कबड्डी खेल को 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन के खेल के रूप में जो एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए थे और 1990 में स्पर्धा हेतु एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो भारतीय कबड्डी की संघ की स्थापना 1952 में हुई थी। तो ये कुछ डेट्स आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय कबड्डी की जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई, 1952 में, और एशियाई खेलों के में प्रदर्शन के रूप में 1982 में डाला गया और 1990 में स्पर्धा हेतु एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है डेट्स को लेकर के। टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है। एक टीम में 7 खिलाड़ी खेलने हेतु मैदान में उतारे जाते हैं। खेल की अवधि 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट की 2 पारियों में होती है। अंतराल 5 मिनट का होता है। महिला जूनियर सब जूनियर हेतु 15-15 मिनट की 2 पारी होगी। मध्यांतर 5 मिनट का होगा। खेल के मैदान दोनों टीम में से आउट होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 1 अंक दिया जाता है। जब समस्त खिलाड़ी एक टीम के आउट हो जाते हैं तो विरोधी दल के 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं, जिसे लोना कहते हैं। और खेल खेलने के लिए एक टीम में कम से कम 5 खिलाड़ी होना आवश्यक होता है। पांचों खिलाड़ी आउट होने पर दूसरी टीम को 7 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से नियम ध्यान रखना है। और अगला नियम है, इस खेल में श्वास तोड़े बिना कबड्डी शब्द का उच्चारण किया जाता है। कबड्डी 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 इस तरह से, और शब्द का उच्चारण जोर से एवं स्पष्ट होना चाहिए। 7वां नियम है, मैच के दौरान पूर्वार्ध व उत्तरार्ध में 2-2 टाइम आउट 30 सेकंड के लिए लिए जा सकते हैं। 8वां नियम है, कोई खिलाड़ी रेड करते हुए बोनस रेखा को पार करता है तो उसे अतिरिक्त 1 अंक दिया जाता है, लेकिन टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 से अधिक होने पर ही बोनस अंक दे होगा, ये ध्यान रखना है। और 9वां नियम है, निर्धारित समय में दोनों दलों में से जिस दल के अधिक अंक अर्जित किए हैं उसे विजेता घोषित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और 10वां नियम है, यदि दोनों दलों के अंक बराबर हो जाते हैं तो 5-5 मिनट का अंतराल समय देकर के परिणाम निकाला जाएगा। यदि फिर भी बराबर रहते हैं तो सडन डेथ के नियम
से परिणाम निकाला जाएगा। इसमें एक एक रेड क्रमशः दी जाएगी। जैसे ही कोई दल अंक प्राप्त करेगा वह विजेता घोषित होगा। तो इस तरह से कबड्डी के नियम ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं कौशल को लेकर के। कौशल में देखिए रेड रेड क्या होता है, एक श्वास प्रक्रिया में निरंतर बिना किसी रुकावट व आवाज़ बदले कबड्डी शब्द का उच्चारण करते हुए विरोधी दल के पाले में आक्रमण करना होता है, रेड डालना। टो टच क्या होता है, टो टच देखिए रेडर द्वारा विरोधी खिलाड़ी को पाँव के पंजे द्वारा छूना टो टच कहलाता है। साधारण टच रेडर द्वारा विरोधी खिलाड़ी के हाथ को छूना साधारण टच होता है। ब्लॉक लगाना रक्षक खिलाड़ियों द्वारा रेडर को सामने से रोकना। अगला है खच्चर किक या बैक किक, रेडर द्वारा पीछे किक लगाना बैक किक कहलाता है। एंगल कैच या एडी पकड़ तो रक्षक खिलाड़ी द्वारा रेडर के टखने को पकड़ना। अगला है थाई कैच या जांग पकड़ तो रेडर की जांग पकड़ना। नी कैच या घुटना पकड़ तो रेडर के घुटने को पकड़ना। इस तरह से नियम कुछ आपको कौशल ध्यान रखने हैं। अगर प्रश्न आता है कि रेड क्या होती है या रेड कैसे डाली जाती है, टो टच क्या होता है, टो टच किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। इसके बाद में देखिए बैक कैच या कमर पकड़ क्या होता है, तो रेडर की कमर पकड़ना। और रिस्ट कैच या कलाई पकड़ तो रेडर की कलाई को पकड़ना। इस तरह से ध्यान रखना है। और निर्णायक दल क्या होगा, रेफरी होगा एक, एम्पायर 2 होगा, स्कोरर 1 होगा, सहायक स्कोरर 2। इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, देखिए महिलाओं के लिए मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितने मीटर की होती है, एक मैच में कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं, खेल प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए, लोना क्या होता है, इस तरह के प्रश्न इस यूनिट में पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं खो खो को लेकर के। खो खो का इतिहास देखिए, खो खो पूर्णतः भारतीय खेल है। इस खेल के लिए किसी विशेष खेल उपकरण की जरूरत नहीं होती है। खेल हेतु एक समतल मैदान, 2 स्तंभ की आवश्यकता होती है। यह खेल भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। यह चुस्ती स्फूर्ति एवं दमखल वाला खेल है। महाराष्ट्र का सर्व लोकप्रिय खेल है। आपको प्रश्न आ जाए महाराष्ट्र का सर्व लोकप्रिय खेल बताइए, तो खो खो आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है। मुख्य रूप से यह भारत, पाकिस्तान व दक्षिण अफ्रीका में भी खेला जाता है। 1924 में सबसे पहले पूना में इसके नियम बने। खो खो के नियम सबसे पहले कहाँ पर बने, कब बने, तो 1924 में सबसे पहले पूना में नियम बने। 1955 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI का गठन हुआ 1955 में। और 1960 में प्रथम पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। 1961 में प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई। प्रथम पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1960 में आंध्र प्रदेश में, प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोल्हापुर महाराष्ट्र में 1961 में, ये ध्यान रखना है। 1982 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में सम्मिलित किया गया। 1982 में एशियाई खेलों में इसे भी शामिल कर लिया गया। और 1987 में एशिया खो खो फेडरेशन का गठन हुआ। ये कुछ आपको डेट्स ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं खेल मैदान को लेकर के। खेल मैदान किस तरह का इसका होता है, तो 19 वर्ष का छात्र या छात्रा, महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए लंबाई जो मैदान की होगी वो 27 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर की। दूसरा है जूनियर वर्ग, 14 वर्ष छात्र छात्रा के लिए, लंबाई 23 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और लंबाई 1.5 मीटर की। तीसरा है पोल, पोल की ऊंचाई 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होती है। पोल की परिधि 28 सेंटीमीटर से 31 सेंटीमीटर तक होती है। पोल का व्यास 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर खेल का जो मैदान है उस बारे में जानकारी रखनी है। खेल का मैदान का चित्र देख लीजिए, इस तरह का खेल मैदान होता है। इसके बाद में अब हम खेल नियमों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खेल का समय इस तरह से ध्यान रखना है, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग का। और यहाँ पर खिलाड़ी जो है प्रत्येक दल में 12 खिलाड़ी होंगे। 9 एक समय में खेल खेलेंगे, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे। टॉस खेल प्रारंभ होने से पूर्व रेफरी मुख्य निर्णायक दोनों दलों के कप्तानों को बुला करके टॉस करवाएगा। दौड़ने वाले दल का कप्तान अपने 9 खिलाड़ियों को 3-3 के भागों में विभक्त करके उनके क्रम निश्चित करेगा। और खेल प्रारंभ होने से पूर्व धावक दल के प्रथम 3 खिलाड़ी मैदान में होंगे और बैठने वाले दल के उपयुक्तानुसार बैठेंगे एवं एक्टिव चेजर किसी एक पोल के पास खड़ा होगा। रेफरी द्वारा दोनों दलों के कप्तानों, एम्पायर, स्कोरर एवं टाइम कीपर को सचेत करके खेल प्रारंभ करवाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। एक्टिव चेजर धावक को आउट करने का प्रयास करेगा और अपनी योग्यता अनुसार अपने साथी जो खिलाड़ी है उसको खो देगा। जिस खिलाड़ी को खो मिली है वह सक्रिय अनुधावक एक्टिव चेजर बन जाएगा। और खो देने के लिए एक्टिव चेजर द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को हाथ से छूना एवं खो शब्द का उच्चारण एक साथ करना आवश्यक है, अन्यथा खो गलत मानी जाएगी। इस तरह से ध्यान रखना है। और एक्टिव चेजर द्वारा किसी भी परिस्थिति में मध्य रेखा को छूना फाउल माना जाएगा। चेजर को खो मिलने से पूर्व खड़ा हो जाता है तो फाउल माना जाएगा।
खो लेने के पश्चात चेजर का दर्जा एक्टिव चेजर का हो जाता है और वापस से वो जो जो पहले से खो ले रखा है जिसने, तो वो उसकी जगह पर आकर के बैठ जाता है। उसका मुंह एवं कंधा जिस दिशा में मुड़ेंगे उसे उसी दिशा का रुख करना पड़ेगा। सक्रिय चेजर कंधों की दिशा से विपरीत नहीं जा सकेगा। और इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखना है यहाँ पर। और 10वां नियम क्या है, रनर्स के दल के 3 धावक आउट होने पर अगले क्रम के निर्धारित 3 धावक मैदान में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। धावक हेतु नियम क्या है, देखिए धावक को भागते समय ध्यान रखना होगा कि वह चेजर को हाथ अथवा शरीर के किसी भी अंग से स्पर्श नहीं करे। ऐसा करने पर नियमानुसार चेतावनी दी जाएगी और इसको ऐसा करने से आउट उसको घोषित कर देंगे। धावक को दौड़ते समय उसके दोनों पैर सीमा रेखा के बाहर नहीं जाने चाहिए, ऐसी स्थिति में वह आउट हो जाएगा। रनर धावक के लिए आवश्यक होगा कि निर्धारित स्थान से ही मैदान में प्रवेश करें। धावक इस नियम का पालन नहीं करेगा तो भी आउट हो जाएगा। और फॉलो ऑन क्या होता है, एक पारी का खेल पूर्ण होने पर अगर किसी दल के 12 अंक अधिक हैं तो उसे फॉलो ऑन दिया जाएगा और विरोधी दल को चेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और कौशल यहाँ पर देखिए, पोल डाइव क्या होता है, पोल टर्न करते ही एक्टिव चेजर रनर के पीछे तेजी से डाइव करके उसे रोकने की कोशिश करता है तो पोल डाइविंग कहलाता है। और अगला यहाँ पर दूसरे नंबर पर है पोल टर्न। तो जब एक्टिव जो चेजर है वो रनर का पीछा करते हुए अन्य दिशा में सही ग्रिप से पोल पकड़ करके घूमता हुआ दूसरे हाफ में प्रवेश करता है तो पोल टर्न कहलाता है। और ड्राइव क्या है, डाइव में देखिए जब मैदान में एक्टिव चेजर जो है वो सही दिशा तेजी से उछाल लेकर के रनर के पीछे या नीचे छूने की कोशिश करता है तो डाइव कहलाता है। और यहाँ पर अगला चौथे नंबर पर है सिंगल चेन। तो यह जब रनर रनिंग करते हुए बैठते समय एक चेजर के पीछे से निकल करके दौड़ता हुआ स्वयं को सुरक्षित करते हुए खेलते हुए चेन बनती है तो वो सिंगल चेन कहलाती है। 5वां है शोल्डर लाइन। तो खेल खेलते समय एक्टिव चेजर जो कंधे की काल्पनिक कोण दिशा रेखा को मानते हुए सही दिशा ग्रहण करता है। ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और छठा यहाँ पर है डबल चेन। डबल चेन क्या है, जब रनर रनिंग करते हुए 2 एक्टिव चेजर की पीठ के पीछे निकलते हुए तीसरे एक्टिव चेजर की विपरीत पीठ पर जाते हुए खेलने से जो चेन बनती है वो क्या है, डबल चेन। टेप लगाना क्या होता है, तो जब एक्टिव चेजर रनर का पीछा करके आगे की ओर झुक करके हाथ से रनर की एडी आदि को छूता या छूने का प्रयास करता है तो वह टेपिंग कहलाता है। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और निर्णायक मंडल क्या है, रेफरी या मुख्य निर्णायक 1 होगा, एम्पायर 2 हैं, स्कोरर 1, टाइम कीपर 1 है। इस तरह से ध्यान रखना है। और गतिविधि आदि आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में देख करके इसमें। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल 2 टीमों के मध्य खेला जाने वाला विश्व का दूसरा सबसे तेज खेल है, विश्व प्रसिद्ध खेल है। मैदान के दोनों ओर बोर्ड पर रिंग लगी होती है एवं दोनों टीमें एक दूसरे से बास्केट में बॉल डालने का प्रयास करती है। तो इस तरह से खेल का इतिहास हम यहाँ पर देख लेते हैं। खेल में देखिए बास्केटबॉल का आविष्कार अमेरिका में हुआ। डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1881 में इस खेल की शुरुआत हुई। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। 1936 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को प्रथम बार शामिल किया गया। इसमें 21 देशों ने भाग लिया। भारत में बास्केटबॉल को YMCA मद्रास चेन्नई खेल केंद्र में 1935 में शुरू किया गया। 1950 में BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम ने भी भाग लिया। बास्केटबॉल को राजस्थान में राज्य खेल के रूप में भी अपनाया है और राजस्थान के बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खेलों को भारत की प्रतिनिधित्व किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बास्केटबॉल को राजस्थान ने राज्य खेल के रूप में अपनाया है। और खेल के मैदान और उपकरणों के बारे में बात करते हैं तो पोल क्या है, अंतिम रेखा से 2 मीटर दूर होता है। इस पोल पर बैक बोर्ड एवं रिंग बनी होती है। रिंग क्या है, रिंग लोहे का व्यास 45 सेंटीमीटर एवं मोटाई 5 मिलीमीटर, ऊंचाई जमीन से 3.5 मीटर। इस तरह से ध्यान रखना है। नेट रहती है, रिंग से नीचे लगी होती है जिसकी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। और चौथा है बैकबोर्ड। तो आयताकार 1.80 गुणा 1.05 मीटर का होता है, मोटाई 30 मिलीमीटर, लकड़ी का फाइबर ग्लास होता है। जमीन से बोर्ड की निचले हिस्से की ऊंचाई 2.90 मीटर की होती है। तो इस तरह से ये कुछ नियम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं खेल मैदान को लेकर के। उपकरणों के बारे में, खेल का समय है, एक मैच 40 मिनट का होता है। इसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक 2 क्वार्टर 10-2-10 मिनट का तथा अंतराल 2 व 3 क्वार्टर के मध्य 10 मिनट के अंतराल का होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। यदि 40 मिनट तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहता है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय तब तक दिया जाता रहता है तब तक कि परिणाम ना निकले। और बॉल रबड़ की एक सिंथेटिक लेदर की होती है, वजन 600 से 650 ग्राम तक, और बॉल की परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर की होती है। तो बॉल के बारे में प्रश्न आ जाता है।
नियम आप देख लीजिएगा, नॉर्मल से नियम है जिस तरह से आपने पहले के खेलों में देखे हैं। कौशल में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है। चेस्ट पास क्या होता है? तकनीकी दोनों पैर समानांतर खोल करके एक साथ रखें, दोनों हाथ कोहनी से मोड़ करके सीने के पास में रखें, इस तरह से ये खेल है। और इसमें देखिए, निर्णायक दल में रेफरी 2 होते हैं, एम्पायर 1 होता है, स्कोरर 1 होता है, टाइम कीपर 1 होता है, फाउल इंडिकेटर 1 होता है, चॉइस सेकंड ऑपरेटर 1 होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में हॉकी को लेकर के बात करते हैं। हॉकी का इतिहास देखिए, हॉकी काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। प्रारंभ में इस खेल का उद्गम मिस्र से प्राप्त हॉकी से मिलते जुलते चित्र से माना गया है, जो लगभग 2050 ईसा पूर्व के थे। हॉकी में सबसे पुरानी क्लब की स्थापना सन 1871 ईस्वी में हुई। आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड माना जाता है। हॉकी के नियम 1883 में अपनाए गए। ओलंपिक खेलों में हॉकी की शुरुआत 1908 लंदन में हुई। 1855-1886 कोलकाता में हॉकी क्लब बना। इसके पश्चात भारत के अन्य स्थानों पर भी क्लबों की स्थापना हुई। भारत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। ये इस तरह से इसका मैदान आप स्क्रीन पर देख लीजिए और खेल मैदान के बारे में डिटेल्स आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर उपकरण यहाँ पर रहते हैं, हॉकी स्टिक, बॉल रहती है, और कीकर्स, लेग गार्डनर्स, अबडोमिन गार्ड, चेस्ट गार्ड, हेड गियर, हेड ग्लव्स, शूज, सॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट, इस तरह से ये इसमें खेल में रहते हैं। और खेल नियम नॉर्मल से हैं। कौशल में देखिए, हिट करना क्या होता है। हॉकी स्टिक के द्वारा बॉल पर प्रहार करना हिट करना कहलाता है। इसमें बॉल व स्टिक के टकराने की आवाज़ आती है। पुश करना क्या होगा? हॉकी स्टिक से बॉल को रगड़ करके धकेलना पुश करना कहलाता है। फ्लिप क्या है? फ्लिक हॉकी स्टिक द्वारा बॉल को 8 से 12 इंच की ऊंचाई तक उछाला जाता है। स्कूप क्या है? हॉकी स्टिक द्वारा बॉल को हवा में उछाला जाता है। टैकल क्या है? टैकलिंग से तात्पर्य बॉल को विरोधी खिलाड़ी से छीनना है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में नॉर्मल जानकारी आपको ऑलरेडी है, मैदान के बारे में और उसके नियमों के बारे में। इसमें इतिहास में आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं कि क्रिकेट खेल वर्तमान समय में बहुत ही लोकप्रिय खेल है। इस खेल का जन्म 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में माना जाता है। वैसे क्रिकेट का उल्लेख 13वीं सदी में भी मिलता है। क्रिकेट का सर्वांगीण अध्याय 1760 से प्रारंभ हुआ और उसका दूसरा सर्वांगीण अध्याय मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC ऑस्ट्रेलिया में 1787 में स्थापना से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC की स्थापना सन 1909 में हुई तथा भारत का क्रिकेट बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI की स्थापना 1928-29 में हुई। भारत में पहला टेस्ट मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया। एक दिवसीय वर्ल्ड कप प्रथम बार 1975 से प्रारंभ हुए। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2020 होता है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 से शुरू हुआ। भारत में अभी तक 2 बार एक दिवसीय विश्व कप 1983 व 2011 में जीता, जबकि 2020 विश्व कप है वो 2007 में जीता। भारत में कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी हुए हैं, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी आदि के आपको नाम ध्यान रखने हैं। हाल ही में भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार की ओर से भारत का सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न प्रदान किया गया है। इस तरह से ध्यान रखना है। खेल के मैदान को लेकर के कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिकेट खेल गोलाकार होता है। इसके बीच में एक पिच बना होता है जिस पर खेला जाता है। मैदान की गोलाई पिच के बीच में 60 से 90 यार्ड 54.84 मीटर से 82.29 मीटर तक होती है। लंबाई होती है 22 गज 66 फीट 20.11 मीटर, इस तरह से ध्यान रखना है। और चौड़ाई होती है 10 फीट और क्रीज जो होती है पिच की वो 8 फीट 8 इंच की होती है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखना है कि पिच की लंबाई 22 गज की, चौड़ाई होती है 10 फीट की और क्रीज होती है 8 फीट 8 इंच की, ये ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का बल्ला लकड़ी से बना होता है 38 इंच का हैंडल सहित 96.5 सेंटीमीटर का, और वजन इसका 2.4 औंस होता है। और गेंद चमड़े की बनी होती है या और भी कुछ गेंदें होती है अलग अलग प्रकार की। इसकी परिधि 8 इंच से 9 इंच 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर की बॉल होती है। वजन होता है बॉल का 5.5 औंस से 5 सही 3/4 औंस तक। 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक की बॉल होती है। और स्टंप की जो लंबाई होती है 38 इंच 71.10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर तीनों विकेट की। और जो गिल्लियाँ होती है, जो विकेट के ऊपर गिल्लियाँ रखी होती है, उनकी लंबाई 10.95 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.27 सेंटीमीटर। और खेलों के उपकरण आप जानते ही हैं, बैट बॉल। और इसके बाद में खेल के नियम भी आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर खेल कौशलों को ध्यान में रखना है। ऑफ स्पिन क्या होती है? ऑफ साइड से बॉल को डालना और बॉल को टर्न कराना। लेग स्पिन क्या होती है? बॉल को लेग से अंदर की तरफ टर्न कराना। फ्लाइट क्या होता है? बॉलर द्वारा बॉल को थोड़ा अधिक हवा में उछाल करके फेंका जाना। इन स्विंग
इन स्विंग क्या है, फास्ट बॉलर द्वारा बॉल को बाहर की तरफ डालना और अंदर की तरफ भेजना व स्विंग करवाना बॉल को, तो वो इन स्विंग। और आउट स्विंग क्या होगा, फास्ट बॉलर द्वारा बॉल को अंदर की तरफ डालना और बाहर की तरफ भेजना व उसको स्विंग करवाना। रिवर्स स्विंग क्या है, फास्ट बॉलर जब बॉल को डालता है और बॉल गिरने के बाद पीछे की तरफ खींचती हुई जाती है। मीडियम पेस क्या है, बॉल जब ज़्यादा तेज भी नहीं पर ज़्यादा धीरे भी नहीं, यानी मध्यम स्तर की बॉल फेंकना मीडियम पेस कहलाता है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और क्रिकेट की कुछ सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसमें देखिए LBW क्या होता है। यदि एम्पायर को लगे कि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद सीधे विकेट में जा रही है और बल्लेबाज ने उसे जाने या अनजाने में शरीर के किसी अन्य अंग से रोक लेता है, तो एम्पायर ऐसी स्थिति में आउट करार देता है, इसे LBW कहते हैं। बोल्ड क्या होता है, गेंदबाज द्वारा गेंद फेंके जाने पर बॉल विकेट में लगे और गिल्लियां विकेट से हट जाएं तो उसे बोल्ड कहेंगे। वाइड बॉल क्या है, यदि गेंदबाज गेंद को बल्लेबाज की पहुंच से दूर फेंकता है और एम्पायर उसे वाइड बॉल दे देता है। बाई क्या है, अगर कोई बॉल बल्लेबाज अथवा बल्ले को छुए बिना निकल जाती है और रन ले लिया जाता है तो इस रन को बाई कहा जाता है। लेग बाई क्या है, जब बॉल बल्ले को नहीं छूती है और बल्लेबाज को छूती हुई निकलती है और रन ले लिया जाता है तो उसे लेग बाई कहा जाता है। रन आउट क्या है, जब गेंद खेल में हो और यदि बल्लेबाज क्रीज से बाहर हो या रन ले रहा हो तो ऐसी स्थिति में विपक्षी टीम द्वारा कोई सदस्य गेंद द्वारा उसका विकेट गिरा देता है तो उसे रन आउट कहते हैं। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब ऐसे दोस्तों बहुत सारे खेल हैं, कुश्ती के बारे में है और फुटबॉल के बारे में है। फुटबॉल के साथ में ही यहाँ पर है वॉलीबॉल के बारे में और है हैंडबॉल के बारे में, जूडो के बारे में है, बैडमिंटन के बारे में है, टेबल टेनिस के बारे में है, जिम्नास्टिक के बारे में है। एथलेटिक्स के बारे में है यहाँ पर कुछ बिंदु। और इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए ऊंची कूद, नीची कूद, लंबी कूद, ये सब जो कूदे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। गोला फेंक और ये कुछ चित्र यहाँ पर दिए हैं। थ्रोइंग मूवमेंट वगैरह के बारे में बात करी गई है। तो इस तरह से आपको समझना है कि यूनिट काफ़ी बड़ा है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे तो घंटे भर से भी ऊपर का ये आपका वीडियो हो जाएगा और एक एक बिंदु को समझने के लिए आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। और अगर हम ज़्यादा खेलों के बारे में बात करेंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अपने हिसाब से 2-3 खेल ऐसे चूज कर लेने हैं जिनकी आपको प्रीवियस नॉलेज है पहले से और उनके बारे में कुछ कुछ नियम ही आपको देखने पड़े, तो उनको आपको एडजस्ट करना है और उनको आपको लिख देना है। 5 नंबर का यूनिट है तो बड़ा प्रश्न यहाँ से आएगा आपके एक, और एक प्रश्न आपके छोटा यहाँ से आएगा, तो आपको बड़े प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है इस यूनिट में। आपके पास सीरीज है तो उसमें आप आराम से देखिएगा सभी बिंदुओं को। जिनके पास सीरीज नहीं है तो वो मेरे पास मैसेज कर लीजिएगा, PDF में आपको सेंड कर दूंगा, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। बाकी सभी जो यूनिट्स हैं इसके 4 यूनिट, उनमें हमने कम से कम समय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन किया है, सभी बिंदुओं को समझा है। पर ये जो लास्ट यूनिट है आपका 5 नंबर का यूनिट है और काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें एक एक बिंदुओं को डिस्कशन करना संभव नहीं है, काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाएगा। और फिर अभी देखिए दोस्तों, एक दिन की तैयारी में आप अगर ज़्यादा खेलों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा खेलों को आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, उसमें अलग अलग नियम वगैरह उलझ जाएंगे। आप कौन से खेल की लंबाई कितनी है, मैदान किस किस तरह का होगा, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो अपने हिसाब से 1-2 खेल आप चूज करिएगा, जैसे क्रिकेट, आपका फुटबॉल हो गया, तो उस तरह से 2-3 खेल आप चूज करिएगा। कुश्ती भी आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 खेल आप ले लीजिएगा जिनको आपको प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, और आपको कुछ कुछ उसके नियम देखने हैं। और उसमें एक ऐसे जो वर्ड, जैसे मान लो रन आउट क्या होता है, स्विंग करवाना क्या होता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। आई होप दोस्तों ठीक तरीके से आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्याएं रहती हैं इन सबको लेकर के, तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।